नमस्ते। चलिए, आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की, उत्तर प्रदेश। 2025-2026 के जो ताज़ा आंकड़े और बदलाव सामने आए हैं ना, उन्होंने इस राज्य की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। तो आइए इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं और समझते हैं इस महाबदलाव की पूरी कहानी। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के 5 मुख्य पिलर्स होंगे। पहला, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभार। दूसरा, नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, तकनीक और एआई क्रांति। चौथा, पर्यावरण और स्थिरता। और पांचवां, विरासत, संस्कृति और खेल। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, आर्थिक महाशक्ति। देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर आखिर चल क्या रहा है। अब जरा जीडीपी में योगदान देने वाले इन टॉप जिलों को देखिए। यहाँ कहानी बिल्कुल साफ है। गौतम बुद्ध नगर 10.3% के साथ अर्थव्यवस्था पर अपना दबदबा बनाए हुए है। उसके ठीक बाद लखनऊ और गाजियाबाद आते हैं। मतलब ये औद्योगिक केंद्र अब सचमुच इस पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन बन चुके हैं। और अगर हम 2017 से 2024 के बीच की निर्यात वृद्धि पर नजर डालें, तो नंबर सच में चौंकाने वाले हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो ग्रोथ हुई ही है, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए हैं कालीन और फार्मा सेक्टर। जरा सोचिए, कालीन का निर्यात 448 करोड़ से सीधे 5,516 करोड़ पहुंच गया, और फार्मास्यूटिकल्स 914 करोड़ से छलांग लगाकर सीधे 14,053 करोड़। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इन सब के पीछे की असली ताकत क्या है? वो है भारी भरकम निवेश। जैसे ये वाला नंबर देखिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए। ये एएम ग्रीन ग्रुप द्वारा नोएडा में देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स के लिए किया गया एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग निवेश है। सीधे शब्दों में कहें तो ये भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी की एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है, ये जो इतना भारी भरकम आर्थिक उछाल हम कागजों पर देख रहे हैं, ये असल में जमीनी स्तर पर राज्य की शक्ल सूरत को कैसे बदल रहा है? और यहीं से हम पहुंचते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 594 किलोमीटर। ये है गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई, जो इस राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये सिर्फ कंक्रीट की सड़क नहीं है, बल्कि ये वो तेज रफ्तार है जो शहरों के बीच की दूरियों को सचमुच खत्म कर रही है। और बुनियादी ढांचे के विकास का ये कॉन्ट्रास्ट तो देखिए कितना दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास ऐतिहासिक लखनऊ का 4 बाग रेलवे स्टेशन है, जो अपनी शानदार विरासत के 100 साल पूरे कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उसके समानांतर गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, जो कायाकल्प के बाद इस राज्य का पहला पूरी तरह से निजी यानी प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। परिवहन के क्षेत्र में जो इनोवेशन हो रहे हैं, वो सचमुच अभूतपूर्व हैं। मतलब मेरठ में भारत का पहला ड्रोन रनवे तैयार किया गया है, और नमो भारत रैपिड रेल भी वहीं से शुरू हुई है। इसके अलावा रुद्रास्त्र का नाम सुना है? ये भारत और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसने अपना 209 किलोमीटर का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। और हाँ, कानपुर में जो 500 एकड़ का इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग पार्क बन रहा है, वो तो भविष्य के परिवहन की पूरी तस्वीर ही बदलने वाला है। अब कंक्रीट और सड़कों के इस जाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस नए डिजिटल युग में ये राज्य खुद को कहाँ और कैसे स्थापित कर रहा है? यही है हमारा तीसरा पिलर, तकनीक और एआई क्रांति। हम देख रहे हैं कि एआई अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन रहा है। ग्रेटर नोएडा में देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक खुल चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। मेरठ का सीसीएस विश्वविद्यालय भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बन गया है। और तो और पुलिस विभाग ने भी डिजिटल निगरानी के लिए एक एआई आधारित यक्ष ऐप लॉन्च कर दिया है। और इस तकनीक को सिस्टम के अंदर कैसे उतारा जा रहा है? मिशन कर्मयोगी के तहत। इस मिशन के अंतर्गत राज्य के पूरे 17 लाख कर्मचारियों के लिए एआई प्रशिक्षण बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक पूरी तरह से तैयार कार्यबल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इन सब के पीछे स्थानीय टैलेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जैसे मिलिंद राज का ही उदाहरण ले लीजिए, जिन्हें ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने लखनऊ में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब स्थापित करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। लेकिन ठहरिए,
इन सब के बीच एक बहुत ही गंभीर और जरूरी सवाल सामने आता है। इतनी तेज रफ्तार से हो रहे इस औद्योगिकरण और तकनीकी विकास के बीच हम अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के साथ संतुलन कैसे बना रहे हैं? आइए देखते हैं हमारे चौथे पिलर में पर्यावरण और स्थिरता। सरकारी नीतियों का असर अब साफ दिखने लगा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वाराणसी ने अपनी हवा की गुणवत्ता में 45% का एक शानदार सुधार दर्ज किया है और 131 शहरों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। हाँ, ये सच है कि अभी भी 55% का लक्ष्य हासिल करना बाकी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि दिशा बिल्कुल सही है। पर्यावरण को बचाने का काम सच में युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखिए, राज्य ने 16,630 अमृत सरोवरों का निर्माण या जीर्णोद्धार करके देश में पहला स्थान पाया है। गोरखपुर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो चुका है। और सबसे कमाल की बात तो सुहाब नदी की है, जिसे मृत मानकर नाला घोषित कर दिया गया था, उसे फिर से नदी का आधिकारिक दर्जा मिल गया है। साथ ही एटा का पटना पक्षी अभयारण्य अब एक रामसर साइट बन गया है। अब इतनी सारी तकनीकी और पर्यावरणीय प्रगति देखने के बाद एक और दिलचस्प सवाल जहन में आता है। इस तेज आधुनिकीकरण के बीच ये राज्य अपनी उन प्राचीन जड़ों और सांस्कृतिक पहचान को कैसे सहेज कर रख रहा है? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे 5वें और आखिरी पिलर में, विरासत, संस्कृति और खेल। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक जड़ों को बहुत गहराई से सींचा जा रहा है। 127 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पिपराहवा वापस लाना एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल था। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती का जश्न हो, मथुरा में भारत के पहले राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना हो, या फिर 2026 में 11 राज्य हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना, ये सभी चीजें इस क्षेत्र की अनोखी पहचान को और मजबूत करती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच एक बहुत ही शानदार संतुलन बन रहा है। एक तरफ हमारे पास श्री काशी विश्वनाथ धाम है, जिसने बांस और स्टील की टोकरियों का उपयोग करके खुद को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया है। और वहीं दूसरी ओर बदोई के हमारे कारीगरों को देखिए। उन्होंने कजाकिस्तान की एक मस्जिद के लिए 12,464 वर्ग मीटर का हाथ से बना कालीन तैयार करके सीधा विश्व रिकॉर्ड ही बना डाला है। तो ये सारे आंकड़े और तथ्य मिलकर एक बहुत ही बड़ी और नई कहानी बुन रहे हैं। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एआई, हरित ऊर्जा और रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस बुनियादी ढांचे के विकास को देखते हुए आज से ठीक 1 दशक बाद इस राज्य का अंतिम सामाजिक आर्थिक परिदृश्य आखिर कैसा दिखेगा? इस एक्सप्लेनेटर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इन तमाम जटिल विषयों को काफी स्पष्ट और रोचक बना दिया होगा।